हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास और इससे पहले हमने यूनिट नंबर 7 में है 21 कहानियाँ। तो पूरी 21 कहानियाँ पढ़ लिया, यानी यूनिट नंबर 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें भी नेट का पाठ्यक्रम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में 13 उपन्यास है। जो हम 3 उपन्यास यानी 2 उपन्यास हम पढ़ चुके हैं, ये आज हमारा तीसरा उपन्यास है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो इन्हें ज़रूर देख लें। और संपूर्ण पाठ्यक्रम हम निःशुल्क पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये पीडीएफ पेड रहेगी। और इसके साथ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का लिखित नोट्स, यानी जो लिखित पेपर होगा उसके नोट्स फ्री मिल रहे हैं। तो ये ऑफर सीमित समय तक है। इस पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेट के साथ आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित पेपर के नोट्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पेड है पीडीएफ है, ये पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ती होगी, जिसमें आप 0 से लेकर 100 तक तैयारी कर सकते हैं। जिसमें यूजीसी नेट, जेआरएफ, ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव इंटरव्यू, यानी तमाम आपकी 0 से लेकर 100 तक तैयारी इन्हीं पीडीएफ से हो जाएगी। और बाकी लिखित पेपर के नोट्स आपको अलग से मिल रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम 0 से लेकर 100 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ रहे हैं। पंडित गौरीदत्त, इसके लेखक है पंडित गौरीदत्त। और पंडित देवरानी जेठानी की कहानी। तो देवरानी जेठानी की कहानी नाम सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहानी नहीं है, बल्कि ये क्या है, उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी, ये कहानी नहीं है। ये विधा आप नहीं पढ़ी, वो अभ्यर्थी कंफ्यूज हो सकते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी ये कहानी होगी। ये कहानी नहीं, बल्कि उपन्यास है। उपन्यास को पढ़ने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना नामक नगर में सन 1836 में हुआ था। तो ये क्रम से लगाने आ जाते हैं कवियों और लेखकों के जन्म। तो याद रखें 1836 में हुआ था। इनके पिता पंडित नाथू मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक एवं सारस्वत ब्राह्मण थे। पंडित गौरीदत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अनन्य भगत थे, यानी देवनागरी लिपि का ये प्रचार प्रसार करते थे। और इनके पिता का नाम था नाथू मिश्र। पंडित जी ने मेरठ में 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारणी की स्थापना की। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 16 जुलाई 1893 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक आती है नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसके 3 वर्ष के बाद, यानी 1893 के बाद आता है 1896 को नागरी प्रचारणी पत्रिका लिखी गई थी। और नागरी प्रचारणी पत्रिका का यानी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 को। 1894 में इन्हें सरकार से एक ज्ञापन दिया गया कि अदालतों में नागरिक लिपि को स्थान मिलना चाहिए। इन्होंने क्या है, सरकार को इनकी ओर से, यानी पंडित गौरीदत्त ने अपने जो सरकार को ज्ञापन दिया 1894 की अदालतों में नागरिक लिपि की स्थापना, इन स्थान मिलना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। परंतु आज तक यही है कि अंग्रेजी लिपि को ही, यानी अंग्रेजी भाषा को ही, इंग्लिश को ही, रोमन लिपि को ही अदालतों में स्थान दिया जाता है। बल्कि अनपढ़ जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता कि हमारे हक में क्या फैसला आया है, क्या नहीं आया, क्योंकि उन्हें क्या है, रोमन लिपि अंग्रेजी का ज्ञान ही नहीं होता है।
पंडित जी के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप सन 1900 में उत्तर प्रदेश के स्कूल में पाठ्यशालाओं में हिंदी के पठन पाठन की स्वीकृति प्राप्त हुई और पंडित जी नागरी और हिंदी के इतने दीवाने बन गए, उन्होंने अपने अंगरखे पर जय नागरी शब्द भी अंकित करा लिया। यानी अंगरखे पर क्या शब्द, जय नागरी लिपि, जय नागरी शब्द भी अंकित कर लिया। पारंपरिक अभिवादन के समय जय नागरी कहा करते थे। जैसे पारंपरिक अभिवादन मतलब कि जैसे आप सुबह शाम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, नमस्कार, या फिर आप राम राम ऐसे बोलते हो, तो ये इतने हिंदी के दीवाने हो गए थे कि ये जय नागरी बोलते थे। आपस में कोई अभ्यर्थी यानी आपस में कोई जानकार मिलता था तो उसे जय नागरी बोलते थे। इसी धुन के कारण देवनागरी प्रचारानंद हिंदी का सुकरात था कहा गया। यानी आगे इसे बुरा कहा जाता है कि हिंदी का सुकरात किसे कहा जाता है, तो पंडित गौरीदत्त को हिंदी का सुकरात कहा जाता है, देवनागरी प्रचारानंद कहा जाता है। तो ये नाम आप याद रख लेना, ये इनके क्या है, उपनाम है। और उपनामों से एक प्रश्न बनता ही है। देवनागरी प्रचारानंद हिंदी का सुकरात किसे कहा जाता है, पंडित गौरीदत्त को कहा जाता है। पंडित जी ने देवनागरी के प्रचार के लिए स्थान स्थान पर अनेक पाठशालाएं स्थापित की। उन्होंने नागरी 100 अक्षर, अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागर कोश, देवनागरी गजट, नागरी पत्रिका नामक पत्र का संपादन प्रकाशन भी किया। तो यहाँ से नागरी पत्रिका का संपादन किसने किया है, पंडित गौरीदत्त ने किया है। और ये आप अगर एक बार समझ में नहीं, 2-3 बार सुन लोगे, काम करते करते भी सुन लोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं रेखांकित करते हुए चलूंगी, वहां से आप जरूर याद कर लेना। पंडित गौरीदत्त ने 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी नामक एक उपन्यास लिखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि देवरानी जेठानी की कहानी नहीं बल्कि क्या है, एक उपन्यास है। और ये कब लिखा गया था, 1870 में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इस पर काफ़ी लेखकों ने और क्या आलोचकों ने विवाद किया है। और इस विवाद में पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी उपन्यास भी आता है और इसे गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और अगर पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है, तो लाला श्रीनिवास दास को माना है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास है और रामचंद्र शुक्ल ने माना है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास गोपाल राय ने माना है और इसके लेखक है पंडित गौरीदत्त और 1870 में लिखा गया था। तो ये तिथियां और ये तथ्य आप याद रखेंगे। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम 1817 मेरठ के जियोई छापेखाने में लिथ्य पद्धति में हुआ है। तो ये प्रश्न भी बार बार आता है। इनका जो हुआ है, इनकी जो छपाई हुई है, इनकी जो संपादन पद्धति हुई है, लिथो पद्धति, लिथे या लिथो एक ही बात है, लिथो पद्धति में हुआ है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, लिथो पद्धति में। और मेरठ के जियाई छापेखाने में इसका प्रकाशन हुआ था। और कब हुआ था, सर्वप्रथम 1870 में हुआ था। इसकी प्रति अब भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में क्या सुरक्षित, इनकी प्रतियां मतलब इनकी जो फोटोकॉपी कह लीजिए, ये क्या कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी में अभी भी सुरक्षित है। तो यहाँ से मैं पहले बता चुकी हूँ, डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पा लाल ने इसे पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी यानी देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है, पंडित गौरीदत्त हैं। और इन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पलाल सिंह ने। हिंदी उपन्यास कोशकार 1817 में कोशकार संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया, उमेश माधुरी ने भी देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे इन्हें भी। अपने कोश की शुरुआत हिंदी उपन्यास के प्रकाशन वर्ष 1870 से की, यानी अपना जो इन्होंने उपन्यास लिखे इनकी शुरुआत 1870 ईस्वी में इसी उपन्यास से की थी। सर्वप्रथम इस उपन्यास की 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। प्रतियां मतलब कि
जो होती है फोटोकॉपी, उसे प्रतियां बोलते हैं, और 500 प्रतियां प्रकाशित की थी पहली बार में। मूल्य केवल 12 आने उपन्यास आने था, मतलब कि मूल्य केवल 12 आने में ये उपन्यास आता था। कुछ समय तक इस उपन्यास की नारी शिक्षा विषय कृति कहकर समुचित गौरव से वंचित रखा गया, किंतु अपनी गहरी सामाजिक दृष्टि, व्यापक मानवीय सरोकारों की दृष्टि से ये सशक्त उपन्यास बना। बहुत दिनों तक ऐसी मूल्य कृति हिंदी में प्राप्त नहीं हुई। मतलब कहने का अभिप्राय है कि इसकी जो एक गुण जो है, इस उपन्यास को हम पढ़ेंगे तो इसमें नारी शिक्षा पर महत्वपूर्ण बल दिया गया, और इसके ये तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ काफ़ी और भी उद्देश्य हैं, जैसे अंधविश्वास और क्या बाल विवाह, बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं इसके प्रति। लेकिन इसमें क्या है, इसे वंचित रहे कुछ समय तक से नारी शिक्षा के नाम से, बस ये कि नारी शिक्षा पर जोर दिया गया है। लेकिन इसके जो काफ़ी और भी उद्देश्य थे वो क्या है, वो क्या नगण्य रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगे। मात्र 35 पृष्ठों की छोटी सी औपन्यासिक कृति में तत्कालीन सामाजिक समस्या को सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक ये प्रश्न आया नहीं है लेकिन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो नेट जो पेपर होता है वो काफ़ी गहराई से आने लगा कि इसके कितने पृष्ठ है। तो मात्र इसकी कितने 35 पृष्ठ है, यानी 35 पृष्ठों का ये छोटा सा उपन्यास है, जिसमें बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियतावृत्ति, नारी शिक्षा, वृद्धों द्वारा रखा जाना आदि समस्याओं द्वारा क्या बड़ी कुशलता के इस उपन्यास में ग्रथित किया। तो इस उपन्यास से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी बाल विवाह को भी निषेध, यानी बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये जागरूकता मिलती है, ये शिक्षा मिलती है। विधवा विवाह होना चाहिए, विवाह में फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। स्त्रियाँ किस तरह आभूषण प्रियता में क्या है, अपने घर का जो है कितना नुकसान करती है वो दिखाया गया है। नारी शिक्षा की समस्या को दिखाया गया है, और हमारे जो बुजुर्गों के प्रति में कैसा सम्मान रखना चाहिए, कैसे उन्हें आदर देना चाहिए, ये सभी बातें इस उपन्यास में दी गई है। इस उपन्यास की भाषा कोरवी जन भाषा, कोरवी जन भाषा मतलब खड़ी बोली, कोरवी जन भाषा मतलब खड़ी बोली से है। इसमें किस्सा गोई शैली का अनूठा प्रयोग किया गया। किस्सा गोई का मतलब कि कहानी के माध्यम से, किस्सा कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को समझाना। तो किस्सा गोई शैली के ये प्रश्न बन सकता है कि ये इसकी शैली क्या है, तो किस्सा गोई इसकी शैली है। लोक भाषा के शब्दों तथा मुहावरों, लोकोक्तियों की भी कथा मिजाज अंदाज में इस उपन्यास का मतलब मुहावरे भी आए हैं, लोकोक्तियाँ भी आई है, कथा मिजाज जैसे कि कोई कहानी सुन रहे ऐसे। इस उपन्यास की रोचकता समाज दृष्टि से प्रभावित होकर पश्चिमी देश लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 के पत्र द्वारा पंडित गोरित को 100 रुपये के पुरस्कार से प्रोत्साहित किया गया। यानी 1870 के समय में 100 रुपये का बहुत योगदान होता था। 100 रुपये थोड़े नहीं होते थे। जब एक उपन्यास 12 आने में मिल रहा था तो उस समय 100 रुपये से पुरस्कृत करना बहुत बड़ी बात होती थी। ये आज की बात नहीं, ये 1870 की बात है। तो एक बार देख लेने। पश्चिमी देशाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर, यानी जो पश्चिमी है जैसे कि अंग्रेज हुआ करते, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 के पत्र द्वारा और पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये का पुरस्कार दिया गया, यानी सम्मानित किया गया। तो ये आप याद हो सकता है, ये पूछ लिया जाए, आप याद रखें इन्हें। आगे बढ़ते हैं। सन 1870 में छपी पुस्तकें आवरण पृष्ठ की सामग्री भी कैसे छपा था ये देखेंगे। पंडित देवरानी जेठानी की कहानी एक वृद्ध एवं और पढ़ी लिखी स्त्री की संपत्ति से पंडित गौरीदत्त ने बनाई है। मतलब ये कहानी बनाई है क्या है देखें। श्रीयुत एम केमसन साहिब बहादुर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा श्रीमन महाधिराज पश्चिमी देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से 100 रुपये इनाम मिले। तो ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो गया। तो अब मेरठ में ये प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास छापेखाने जीओई में। अब छापेखाना का नाम पूछा जा सकता है, जीओई में छापेखाना का नाम है, और सन 1870 में। अब इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं, क्योंकि भूमिका से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो कई अभ्यर्थियों को ये लगता है कि भूमिका से प्रश्न नहीं बनते। तो अगर आप इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हो इस उपन्यास को शुरू से अंत तक, अगर आपका लिखित पेपर की आपकी तैयारी नहीं है
तो भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, क्योंकि आपने इसे पढ़ा है अच्छी तरह से। ठीक है, जो नेट वाले हैं, अगर आप एमसीक्यू नहीं भी कर पाते हो तो भी आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ोगे शुरू से लेकर अंत तक, तो क्या है, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और एमसीक्यू आप फटाफट लगा लोगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें क्योंकि स्लिप हो गया था। तो अब हम इसकी भूमिका की शुरुआत करते हैं। इसके पात्र पढ़ेंगे, क्या क्या उपन्यास में दिया गया सारी बातें पढ़ेंगे। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझे निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष को पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ये क्या है, ये परिवेश परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक कि ये कथन किसका है। तो ये पंडित गौरीदत्त खुद अपने उपन्यास के बारे में लिख रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो ये खुद पंडित गौरीदत्त ने कहा है और ये पूछा गया प्रश्न है। जब मुझे ये निश्चय हुआ कि स्त्री की बोली और पुरुष पुरुषों को पसंद करते हैं, तो कोई स्त्री पुरुषों की बोली या वह पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है तो उसका नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों की बोलचाल वही शब्द जैसा आज से लिखे हैं। ये सब कहानी, ये कथन सब हम पंडित गौरीदत्त के पढ़ रहे हैं क्योंकि वही इसके लेखक। और ये बोली है कि इस जिले के बनियों के कुटुंब मतलब परिवार में स्त्री पुरुष व लड़के बोलते चालते हैं। इस संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि कोई न कोई चित्त ढंग से पढ़ता और न सुनता। मतलब कि मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें संस्कृत के शब्द प्रयोग नहीं किए, मेरे खड़ी बोली के प्रयोग क्योंकि मैं संस्कृत के ज़्यादा शब्द प्रयोग करता तो इसे कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। इस पुस्तक में यह दर्शा दिया गया कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाद में क्या क्या करते हैं, पढ़े और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या अंतर है। यानी अभी हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि एक अनपढ़ और एक पढ़ी लिखी स्त्री में क्या अंतर होता है, ये दर्शाया गया इस उपन्यास में। और इस उपन्यास के माध्यम से स्त्री शिक्षा को जोर देना है। बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्या होना चाहिए। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम करती है तो क्या क्या हानि होती है, पढ़ी लिखी काम करती है तो क्या क्या लाभ होता है। तो ये सब दर्शाया गया है। स्त्रियों की वह बातें आज तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर सब लिख दी। इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जो आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। मतलब कि कहते हैं कि सब ऐसा नहीं लिख पाते कि एक पढ़ी लिखी स्त्री जब परिवार में काम करती है तो उसमें क्या अंतर होता है और एक अनपढ़ स्त्री जब घर में काम करती है तो क्या अंतर होता है और किस किस समय में उनका जीवन यानी समय कट रहा है। ये सब बातें उन्होंने लिखी हैं। प्रकट होगी रोचक मनोहर कहानी श्रीयुत एवं केमसिंह साहब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर ऐसी पसंद आई कि मैंने भाई की चित्त को लुभाई की शुद्ध करके छपने की आज्ञा दी और 200 रुपये पुस्तक मोल ली। और पश्चिमी देशाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर की यहाँ चिट्ठी नवंबर 2672 लिखी हुई जून 1870 के अनुसार इस कला का अर्थ था पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। मतलब कि जो देशाधिकारी थे लेफ्टिनेंट, उन्होंने क्या है, लेफ्टिनेंट बहादुर सिंह, उन्होंने क्या है, इन्हें 24 जून 1870 को ये पढ़ी तो उन्होंने 100 रुपये का इनाम भी भेजा। इसकी दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे कहीं, बना दी अपने पुस्तकें लबे वहीं, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छुपाए बुरों की भली प्रीति पंडित गौरीदत्त। तो ये भी आप लाइनें पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक सेकंड के लिए। अब तक आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये पात्र आप पढ़ोगे तो फिर हम कहानी की यानी इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं, अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। सर्वसुख उपन्यास का प्रमुख पात्र यानी सर्वसुख नाम का उपन्यास का पात्र है। मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है, उसकी मंडी में आढ़त की दुकान है। दौलत राम सर्वसुख का एक बड़ा बेटा है, अशिक्षित है तथा पिता की दुकान संभालता है। यानी सर्वसुख नाम का क्या एक व्यापारी बनिया है
उसका एक बेटा है। कौन सा बड़ा बेटा का नाम क्या है? दौलतराम। वैसे इसके दो बेटे हैं, लेकिन एक बड़ा बेटा है, उसका नाम क्या है? दौलतराम है, और ये पिता के कार्य में हाथ बटाता है। छोटे लाल सरसू का छोटा बेटा है, ये पढ़ा लिखा है तथा ये पढ़ा लिखा है और एक दफ्तर में काम करता है। एक ये क्या है, इसमें रेलवे दफ्तर में काम करता है। ये किसमें? रेलवे दफ्तर में काम करता है। पार्वती कौन है? सरस्वती की बड़ी बेटी है, जिसका विवाह दिल्ली में हुआ है। भाई ये एनटी वालों का कुछ नहीं पता, ये पूछ लेते हैं पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। और ये क्या है? सरस्वती की बेटी है। और एक इसका बेटा है दौलतराम, जो बड़ा है, एक छोटा है, और जो कि रेलवे में दफ्तर में नौकरी करता है। और दौलतराम क्या है? अपने पिता के काम में हाथ बटाता है। सुखदेव सरस्वती की छोटी बेटी है, उसका विवाह वंशीधर कबाड़ी के यहाँ आपुड़ में हुआ है। ज्ञानो कौन है? ये कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द ज़्यादातर घूमेगी। ज्ञानो दौलतराम की पत्नी यानी सरस्वती के बड़े बेटे की पुत्र वधू है, घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है। सदैव सास और देवरानी की बुराई करती रहती है, यानी सदैव सास और देवरानी की बुराई करती है, क्योंकि ये अनपढ़ है। और छोटी बहू जो है छोटे लाल की पत्नी, व उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी है तथा समझदार स्त्री। तो छोटी बहू कौन? छोटी का नाम है आनंदी। आनंदी नाम है छोटी का, ठीक है। ये नहीं दिया, आनंदी है, इसका नाम आनंदी याद रखे। इसका है ज्ञानो। नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा है, जो बचपन में बीमारी का शिकार हो जाता है था, शिक्षित और समझदार है। मोहन क्या है? छोटे लाल का छोटा बेटा है। छोटे लाल का छोटा बेटा है। 5 वर्ष तक जाटने के पास रहा, क्योंकि छोटी बहू बीमार थी, बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं थी। बचपन में जुआरी द्वारा अपहरण का शिकार हो जाता है, तो ये याद रखेंगे। कन्हैया क्या है? दौलतराम का बेटा है और मुलैया का भाई है। इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं, बस यही है। मुलैया कौन है? दौलतराम की बेटी है। इसका विवाह अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ है। तो बिल्कुल क्या है, थोड़े पात्र हैं, बहुत ज़्यादा पात्र नहीं, इन्हें आप देख लेंगे, ठीक है। और अन्य पात्र जिसमें मुंशी टिकत्र नारायण है, हरसाई काबली मेरठ के पास अमीर है, लाला मुलाखी दास है, मदरसे में नौकर है, दिल्ला पांडे पुरोहित है, मिश्रानी पड़ोसी है, ढूंगुर दौलतराम का ससुर है। ढूंगुर कौन है? दौलतराम का ससुर है। और लाला दीनदयाल छोटे लाल का ससुर है, गुड़गांव का तहसीलदार है। तो ये दीनदयाल का काफ़ी जिक्र आया उपन्यास में। दीनदयाल छोटे लाल का ससुर है, यानी आनंदी का क्या है? पिता है, और जो पढ़ी लिखी स्त्री है, गुड़गांव में तहसीलदार है। ये राम प्रसाद मझोली ज्ञानों का भाई है। गंगाराम छोटी बहू का भाई है। भगवान देई छोटी बहू की बहन है। नथिया ज्ञानों की सहेली है। और कृपी छोटी बहू की क्या है? मामी की बेटी है, विधवा है। जुन्नी मुन्नी नन्हे की पत्नी है। शिवदयाल सुखदेव का बेटा है, और ज्ञानचंद सुखदेव का भांजा है। तो ये सारे पात्र आप याद कर लेंगे, ठीक है। बार बार पढ़ने, एक बार आप रोक के पढ़ लेना, ठीक है। उपन्यास में संकलित पद्य एवं गीते, तो देखेंगे इसमें पंडित गौरीदास शर्मा उपन्यास की में लिखी पद्य दया उनकी मुझ पर अधिक विच से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। तो ये पंडित गौरीदत्त ने क्या, अपने एक जो गुनगुनाते नहीं और गीत, वो गुनगुनाए। रही भूल मुझसे जो इसमें कई बना, अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छुपाए बुरों की भले प्रीति से। तो ये कथन पूछे जा सकते हैं, ये गीत किसका है? पंडित गौरीदत्त ने गाया है। उपन्यास की पात्र मूल्य द्वारा गाया गीत है। उपन्यास की पात्रा मूल्य क्या गा रही है? सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी, सालू ओढ़ की मसूरू पहनेगी, सोने का शीश गुदाऊंगी। तो ये कौन है? मूल्य गा रही है। सांझी रे क्या ओढ़ के क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी, सालू ओढ़ेगी मसूरू पहनेगी, सोने से का क्या है? शीश गुदाऊंगी। तो ये सारे ये क्या है? इसका मूल्य का गीत है, ये पूछा जा सकता है। नन्हे की शादी पर गाया गीत। नन्हे की शादी पर क्या गीत गाया गया है? छन पिरा की आयो छन पिरा की जोड़ो, दूसरा छन 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 जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा, छन पिरा की आयो छन पिरा की धार, अब छन कब कहूँ सास दूगी हार। तो ये क्या है? नन्हे की शादी में गाया गया गीत है।
छन पिरा की आयो छन पिरा की बोता, दोसा केले के बहाने सर्व सुख का पोता है। तो ये सर्व सुख का पोते के विवाह में गाया गया गीत है। छन फिरा की आइयो छन फिरा की खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आंखों का में सुरमा। अब क्या है, अब हम कथानक की मूल संवेदना पढ़ेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास का रचना तथा प्रदृष्टि से यथार्थ जो समाज की वास्तविकता है वो दिखाई गई है। इसमें तत्कालीन समय बनियों के घर में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ होता है उनमें क्रियाकलापों की सफलतापूर्वक दिखाने का प्रयास किया गया। यानी जो बनिया जाति में जो होता है इस उपन्यास में, भाई जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो क्रियाकलाप किए जाते हैं सभी का विवरण इसमें दिया गया है। लेखक ने इसकी भूमिका में इस पुस्तक में ठीक ठाक वही लिखा है जैसे आजकल के बड़े कि घरों में बाल बराबर भी अंतर नहीं है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, जैसा होता है वैसा ही लिखा है लेखक ने। इस उपन्यास की रचना स्त्री शिक्षा के केंद्र में रखकर की गई है। इसका मूल उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है ताकि शिक्षित होकर घर का सारा कामकाज अच्छी तरह करे, सास ससुर की पति की सेवा करे, हमेशा सास ससुर की आज्ञा में रहे, अतिथियों से अच्छा व्यवहार करे, घर में सभी को खुश रखे, बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करे। इस उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लेखक अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्त्रियां पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष को पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो ये किसका, पंडित गौरीदत्त का है और ये पूछा हुआ कथन है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में एक ही घर में दो स्त्रियों की कहानी है। देवरानी को लेखक ने अपनी आदर्श बनाकर, यानी देवरानी को इसमें आदर्श बनाया गया है जो कार्यशील है, यानी घर का कामकाज अच्छी प्रकार संभाले हुए हैं। वह पढ़ी लिखी अपने घर को स्वच्छ रखती है, सास ससुर और पति की आज्ञा का पालन करती है। घर आए कौन, देवरानी, जो कि आनंदी है। घर आए अतिथियों का सम्मान करती है, अपने बच्चों का कपड़ा साफ सुथरा रखती है, उनका पालन पोषण अच्छी तरह से करती है, उनको टीका लगवाती है, सुबह उठकर नहा धोकर भोजन पकाकर सिलाई कढ़ाई में और पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती है। साथ में पड़ोस की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने के साथ साथ पढ़ाया भी करती है। मतलब पड़ोस की लड़कियों को क्या सिलाई कढ़ाई सिखाती है, उनको पढ़ाती भी है, खुद भी पढ़ती है। उनके इन कार्यों में सभी लोग खुश रहते हैं। जेठानी अनपढ़ होने के कारण ठीक अपनी देवरानी के विपरीत रहती है। वह न सिलाई कढ़ाई जानती है, न अपने घर को स्वच्छ रखती है, न अपने बच्चों को साफ सुथरा रखती है, न उनका ठीक ढंग से पालन पोषण करती है, बच्चों को बीमारी का टीका नहीं लगवाती है, उनके बीमार होने पर डॉक्टर के पास न ले जाकर ओझा और फकीरों के पास ले जाती है, सास ससुर से झगड़ा करती है और उनकी आज्ञा का नहीं मानती है, पति से हमेशा सास ससुर और देवरानी की बुराई करती है। उसे भोजन बनाना भी नहीं आता जिस कारण देवरानी सुबह शाम भोजन पकाना पड़ता है। जेठानी केवल उपले ठोकना मतलब कि जो बोलते हैं ना, उपले थापना भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो धागा काटना, अनाज साफ करना, आटा पीसना, बर्तन धोना आदि मोटे कामों को अच्छी तरह करना जानती है। उसके इतने काम करने पर भी उसके स्वभाव के कारण घर के लोग खुश नहीं रहते। मतलब काम तो ज़्यादा करती है लेकिन वो साफ सफाई वाला काम नहीं करती और घर के लोग वो क्या मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति के, उससे इतना काम करती फिर भी घर के लोग प्रसन्न नहीं रहते। किससे, जेठानी से, जिसका नाम क्या है, ज्ञानू है। नारी एवं गृहस्थ जीवन पर केंद्रित इस उपन्यास की मूल कथा का तात्पर्य है कि अशिक्षित और मूर्ख स्त्रियां पारिवारिक जीवन को नरक तुल्य बना डालती है, जबकि शिक्षित और विवेकशील स्त्रियां नरक तुल्य घर को स्वर्ग में परिणत कर देती है। इस उपन्यास में लेखक ने देवरानी के चरित्र में नैतिक मूल्यों को रखा है। इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह, अज्ञान, अनेक तरह की रूढ़िवादों को सिखाने में भरसक प्रयास किया है। मतलब इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया कि शिक्षित और अशिक्षित में क्या अंतर है और क्या अंधविश्वास और कलह से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सब दिखाया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के केंद्र में स्त्री शिक्षा को रखा गया, लेकिन इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक रूढ़िवादी विचारों का खंडन भी किया है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड के लिए भाई।
सर्व सुखदास की पत्नी अपनी बड़ी बहू के व्यवहार को देखकर अपने पति से दोनों देवरानी जेठनी को अलग करने की बात कहती है। अब जो सर्व सुखदास है, जो कि इसमें व्यापारी है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। उसकी पत्नी अपनी बड़ी बहू के व्यवहार को देखकर कहती है इनको अलग कर दो, क्योंकि वो उसके व्यवहार से परेशान हो चुकी है, बड़ी बहू के व्यवहार से, यानी ज्ञानों के व्यवहार से। तब लाला सर्व सुखदास समाज में अपनी इज्जत की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर में लुगाइयाँ लड़ाई करती थी और अपने बेटे को जुदा कर दिया। मतलब कि लोग क्या समाज में क्या कहेंगे कि फलाने की वो लड़ाई करती थी, दोनों बेटों को अलग कर दिया, जुदा कर दिया, अलग कर दिया। देखो एक ऐसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया है और घर में 3 तेरा कर दिया। मतलब कैसी बहू आई है, ये बाट में बट्टा लगाया, मतलब इज्जत का गवा दी है। उपयुक्त कथनों के आधार पर तत्कालीन समाज में स्त्रियों को लेकर प्रचलित रूढ़िग्रस्त मानसिक पूर्वाग्रह का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब कि क्या है, ये बातें भी स्त्रियां क्या रूढ़िग्रस्त, मतलब पुरानी विचारों से विचार है कि मतलब कि आपस में कलह करना, एक दूसरे के प्रेम भाव से नहीं रहना, ये दर्शाया गया है। लाला सर्व सुखदास बड़े बेटे दौलतराम की पत्नी को लड़की पैदा होते ही तो ये इस बात की खबर सुनकर लाला दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं, ले भाई लोंडियों ने घर घेर लिया। मतलब कि जब सर्व सुखदास की भी कितनी संकुचित मानसिकता है। मतलब जब उसके घर में पोती होती है, मतलब कि ये कि जो बेटे की बहू की बेटी होती है, तो वो कितना कहेगी, मतलब घर का लड़कियों से घेर लिया है। तो उस समय की मानसिकता कितनी संकुचित थी कि लड़कियों को वो समझा जाता था। लड़कियों को लेकर ऐसी नकारात्मक दृष्टिकोण बनने के पीछे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां, दहेज जैसी कुरीतियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। और वो भी क्या करे, क्योंकि समाज में उस समय क्या कुरीतियां थी कि लड़कियां होते भी बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, तब इसकी शादी होगी, और शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं थे। तो इस उपन्यास में जो दहेज की समस्या है वो भी दर्शाई गई है कि कैसे लोग दहेज के चंगुल में फंसे देने लड़कियों की हो जाती थी तो लोग क्या कर्ज से दब जाते थे। ये समस्या आज भी देखने को मिलती। बिल्कुल ये 1870 की बात नहीं है, ये यानी अब क्या 2024 में भी ऐसे ही दहेज प्रथा बल्कि और भी ज़्यादा हो गई है। मेरा तो ये मानना है, मैं देखती भी हूँ, आप भी देखते हैं, आज भी देखने को मिलती है। जब कुछ समय बाद लाला सर्वदास की छोटी बहू को लड़का पैदा होता है, यानी छोटी बहू जो कि पढ़ी लिखी है उसको लड़का पैदा हो जाता है और बड़ी बहू को लड़की पैदा हो जाती है, तो खुशियां मनाई जाती है। यानी छोटी बहू को लड़का हुआ तो खुशियां मनाई जाती है, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, दान दिए जाते हैं, सगे संबंधियों को दावत दी जाती है। उसी घर में जब लड़की पैदा होती है तो पूरे घर में उदासी का माहौल छा जाता है। दोनों लड़का लड़की को मनुष्य से अलग करके स्त्री पुरुष के रूप में देखने की दृष्टि समाज में विकसित होती है। समाज में नन्हे और मोहन लड़कियों के साथ खेलता है, नन्हे और मोहन लड़कियों के साथ खेलता है, गीत गाता है, तो उसकी माँ उसे कहते हैं कि लोंडे लोंडियों के बीच नहीं रहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को एकमात्र वस्तु में कुछ नहीं समझा जाता। मतलब कि स्त्रियों को एकमात्र वस्तु समझा जाता था। लड़के लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते थे, क्योंकि आप ऐसा लड़कियां लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगे, ऐसी मानसिकता दर्शाई गई है। क्योंकि पितृसत्ता का समर्थन करने वाला कोई समाज निरपेक्ष स्त्रियों के हक की बात कभी नहीं कर सकता। पंडित गोरीदत्त द्वारा लिखित उस उपन्यास में तत्कालीन समाज में स्त्रियों के साथ हो रहे असमानतापूर्ण व्यवहार के व्यक्ति को देखा जा सकता है। बिल्कुल भाई असमान व्यवहार हो रहा है, पंडित गोरीदत्त ने बिल्कुल ठीक लिखा है। जब लड़के लड़कियों के साथ नहीं खेलते, कि लड़के लड़कियों के साथ एक जगह नहीं खेलते, अगर बच्चे हैं उनको पता नहीं खेलते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता बड़ों की है और वो बड़े ही उनके प्रति ऐसी धारणा भरते हैं। इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया गया है। जब देवरानी के लड़के के लिए कई जगह सगाई आती है तो वह कहती है कि 15-16 वर्ष का होगा तो विवाह सगाई करेंगे। तब नन्हे दादा दादी समाज में इसकी आलोचना का भय दिखाते हुए, मतलब देवरानी क्या कहती है, देवरानी का जो बेटा होता है यानी आनंदी का 15-16 साल तो उसको ज़्यादा लग रहे हैं कि 15-16 साल का हो गए तब करेंगे, अभी सगाई नहीं लेंगे। तो क्या दादा दादी इसकी आलोचना करते हैं, समाज की क्या दुआई देते हैं, क्या कहते हैं, ये तुम क्या जब करे हो, कहते हैं कि यह तुम क्या जब करे हो, जब शाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। मतलब शाना समझदार हो जाएगा या तो कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे जाति में खोट होगा,
मतलब कि हमारी जाति में हमारे बुरे कर्म हो गए, हमारे परिवार में कोई कमी हो गई, अब तक विवाह नहीं हुआ। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बाल विवाह के संबंध में प्रचलित रूढ़िग्रस्त परंपरा का एक रूप देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादा उम्र होने पर लोग निंदा करते हैं। मतलब विवाह की ज्यादा उम्र होगी तो लोग निंदा करते हैं। इस उपन्यास में बाल विधवाओं पर भी विचार करते हुए उन्हें पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। मतलब विधवाओं का, जो छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी, उनका पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। एक स्थान पर छोटे लाल की बहू मामा की छोटी लड़की कृपी के ऐसे में विधवा हो जाने पर उसे देखकर दुखी स्त्री आपस में वार्तालाप करती कहती, इस लोंडिया ने देखा ही क्या जानेगी, मैं भी इस जगत में आई थी, किसी के जी को क्या जाने, इसमें क्या क्या आता होगा। इसके साथ लोंडिया अच्छे खावे पहने हंसे बाजे हैं, गावे बजावे, इसका जीना चाहता होगा। मतलब कि छोटी बहू कह रही है कि इसकी शादी होनी चाहिए। भाई 10 वर्ष में विधवा हो गई है उसकी मामा की लड़की, कृपी नाम है जिसका, मामा की लड़की का क्या नाम है, कृपी। कहते हैं कि अब इसका दूसरा विवाह कर दिया जाएगा तो ये भी हंसेगी बोलेगी और समाज में अच्छी प्रकार से खुश रहेगी। इसका जीना चाहता हो, 7 फेरों की गुनहगार है। मतलब 7 फेरों, इसने इतना ही गुनाह किया कि इसने 7 फेरे लिए हैं। जो हमारी जाति में पड़े हैं मुसलमान और साहब लोग दूसरा विवाह हो जाए। अब तो बंगाली, मतलब वो कह रही हैं कि मुसलमानों में भी दूसरा विवाह हो जाता है, बंगाली भी करने लगे हैं, जाट गुजर नाई धोबीकार आदि भी दूसरे विवाह की रोक टोक नहीं है। मतलब जाट भी कर रहे हैं, गुजर भी, नाई भी, धोबीकार सभी आहिर सब दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो हमारी जाति में क्यों नहीं कर रहे। आगे धर्मशास्त्र में लिखा कि इस स्त्री का पति संभाषण नहीं हुआ और विवाह के पति का देहांत हो जाए तो इसे पुनर्विवाह योग्य है। ठीक है, तो ये कहा गया कि फिर वो धर्मशास्त्रों की भी दुआई देती है कि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जिसका पति क्या है, ऐसे में मर जाए, यानी क्या छोटी उम्र में मर जाए तो विवाह कर सकती है। इस उपन्यास की भाषा जनभाषा सहज जुड़ाव, किस्सा गोई का अनूठा संस्कार, लोक भाषा, अर्थ के शब्दों का सचित प्रयोग किया गया है। बोलचाल या कहीं बोली बानी ठेका रंग मुहावरेदार, यानी कहीं मुहावरे भी हैं, लोकोक्तियाँ भी हैं। सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जो आम बोलचाल की भाषा है। घटनाक्रम देख लेंगे, इसमें क्या क्या घटनाएं आई हैं। मेरठ में सरसुस नाम का एक अग्रवाल बनिया है जो मंडी में आयत की दुकान है। इसके पास धन दौलत हवेली सब कुछ है। किसके पास? सरसुख के पास। माता पिता एजी के कारण ये प्रश्न आया हुआ है, सरसुख के माता पिता किसके, यानी उसके क्या है, किसके कारण मृत्यु हुई थी। तो इसमें आया है कि एक में दिया था कि कैंसर के कारण मृत्यु हुई थी, कैंसर ऑप्शन में दिया था, और हैजे के कारण तो हुई थी, तो ये तो ऑप्शन में आएगा, तो हैजे के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। पहले गलियों में फेरी वाला सामान बेचता था, बाद में परचून की दुकान कर ली थी। मतलब कि पहले फेरी वाले आते थे, अब परचून की दुकान हो गई थी। सरसुख के 2 लड़के थे, बड़ा लड़का दौलतराम था, छोटा छोटे लाल था। 2 लड़कियां थी, पार्वती और छोटी सुखदेई। तो ये नाम पूछ के 2 बेटे थे, जिसका नाम एक दौलतराम था जो पिता का हाथ बटाता था, छोटे लाल जो रेलवे में नौकरी करता था। 2 लड़कियां थी, बड़ी पार्वती छोटी सुखदेई। बड़ा बेटा दौलतराम के साथ दुकान पर जाता था, छोटा मदरसे में पढ़ने लगा था। सुखदेई पड़ोस में नागरिक पढ़ने लगी थी, सुखदेई भी पढ़ने जाती थी। लाला जी ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया था। छोटी बेटी का विवाह हो गया था, किंतु गोना बाकी होने के कारण ससुराल नहीं गई थी। मतलब कि गोना मतलब कि दूसरी बार जो जाते वो नहीं गई थी। बड़े दौलतराम की पत्नी अनपढ़ थी, छोटे बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी थी। बेटी बड़ी बहू ननद तथा देवरानी से प्रेम से ईर्ष्या करती थी। यानी प्रेम क्या, जैसे कि छोटी बहू और क्या है, अपनी सास और ननद में प्रेम से रहती थी छोटी बहू, तो इसमें ईर्ष्या कौन करती थी? बड़ी बेटी जो बड़ी बहू ज्ञानो करती थी। सुखदेव का भी फिर गुना हो गया, फिर क्या छोटी बेटी का भी गुना हो गया, मतलब वो भी अपने ससुराल चली गई। छोटे वह उसकी पत्नी बहुत प्रेम था, यानी छोटे लाल और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे की सलाह से कार्य करते थे। जेठानी घर का काम भोजन पकाना सही ढंग से नहीं आता था, इसी कारण देवरानी को ही दोनों वक्त का भोजन बनाना पड़ता था। सुखदेव ने ससुराल से घर चिट्ठी भेजी थी, तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई, वे उसका जवाब भी लिख भेजा था। भाई सुखदेव ने क्या, अपने ससुराल से चिट्ठी भेजी तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई थी और उसका जवाब भी दे दिया था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी।
एक दिन देवरानी जेठानी बहुत लड़ाई हुई, इसे देखकर सरसुदास ने अपने दोनों बेटों को अलग कर दिया और स्वयं छोटे बेटे के साथ रहने लगा। बड़े बेटे के यहाँ एक दिन बड़े बेटे के एक दिन बेटी पैदा हुई, जो छोटे बेटे के बेटा पैदा हुआ। पोते के जन्म में सरसुदास ने लोगों को दावत दी, दान दिया, मिठाइयाँ बांटी। बेटे के जन्म पर और बेटी के जन्म पर वो उदास हो गया। एक दिन दौलतराम की पत्नी ज्ञानो बीमार हो गई और बड़ी बेटी की आंखें भी दुखने लगी। ज्ञानो ने परहेज नहीं किया, इसलिए बीमारी बढ़ गई। दोनों ने आंखों में दवाई डालना भी किसी देवता का प्रकोप समझकर छोड़ दिया। बेचारे दौलतराम को ही चूल्हा फूंकना पड़ा। मतलब क्या हुआ कि वो दवाई नहीं लेती थी, झाड़ फूंक करवाती थी, क्योंकि वो मानते थे कि देवता का कोई प्रकोप हुआ है, इससे देवता नाराज हो जाएंगे। क्योंकि वो अनपढ़ थी, तो दौलतराम ने उसका पति ही खाना बनाता था। इस तरह से वैद्य के इलाज से दोनों की आंखें ठीक हुई। दौलतराम और छोटे लाल के एक एक बेटा हुआ। छोटे लाल के दो बेटों का नाम नन्हे और मोहन था। दौलतराम की बेटी का नाम मूलिया था, बेटे का नाम कन्हैया था। यानी दो उनके दो बच्चे हुए और उनके ये नाम आपको दिए हैं। एक बार मोहन को जुआरी उठाकर ले गया था, गहने चुराकर उसे जंगल में एक गड्ढे में धकेल दिया। परिवार ढूंढने के पश्चात रात को मिल गया। यानी एक दिन मोहन को क्या है, जुआरी उठा ले गया और उन्हें गहने चुराए और उसे जंगल में धकेल दिया। मोहनदास का जन्म होते ही छोटी बहू बीमार होने था। दूध न आन पाने के कारण मोहनदास 5 वर्ष तक दाई के पास रखा। यानी जो नहीं छोटी बहू बीमार हो गई है, जब मोहन की माँ थी, तो उसे दाई के पास रखा 5 वर्ष तक दूध पिलाने के लिए। नन्हे की सगाई कई जगह से आई। छोटे लाल और उसकी बहू ने मना कर दिया और कहा 15-16 वर्ष का होगा तब सगाई करेंगे। दादी द्वारा विरोध करते अंत में नन्हे की सगाई करनी पड़ी। अब दादी ने विरोध कर दिया कि अब ये छोटा है, कर दो। लेकिन जब छोटे लाल की पत्नी आनंदी और छोटे लाल क्या है इसका अभी क्या है वो मना कर रहे थे कि बड़ा होगा तब करेंगे। छोटे लाल की बहू मामा की बेटी कृपी 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। अब छोटे लाल की बहू की जो मामा की बेटी थी, यानी आनंदी की मामा की बेटी थी, जो कृपी थी, जिसका नाम 10 वर्ष में विधवा हो गई थी। नन्हे की शादी बुलंदशहर में जुन्नी मुन्नी के यहाँ हो गई थी। सरसुख की मृत्यु हो गई और 6 महीने बाद उसकी पत्नी भी मर गई। यानी सरसुख की मृत्यु हो गई, जो बड़ा बुजुर्ग था घर में, और 6 महीने के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। माता पिता के मरने के पास दोनों भाइयों पंचों द्वारा जायदाद का बंटवारा कर दिया। दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिया। किसने? पंचायत ने। मंडी की दुकान दौलत के पास गई और छोटे हवेली के पास हिस्से में, जो छोटे लाल को हवेली का हिस्सा है, और उसके पास दुकान चली गई। अब ये कथन देख लेंगे, कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कथनों से प्रश्न आते हैं। जब वह सायंकाल को सारा दिन थका हारा घर आता, नून तेल चीखना लेकर बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झींकती लड़ती बिड़ती, उसे रोटी न करके देती। कहती फलाने की बहू को देख, गहने से लदी रही है, उसका मालिक नित नई चीज लावे हैं, मेरे तो इस घर में आके बाग फूट गया। ये कहता अरे भगवान जाने रोटियों को क्या गुजारा कर रहे हैं, तुझे गहने की सूझ रही है। तो ये कथन किसके हैं? ये कथन है विज्ञानों के हैं, जो जेठानी है, और ये कह रही हैं दौलतराम से कि मेरे आपके घर में शादी करके मेरे कर्म फूट गए, फलाने की बहू के पास कितने गहने हैं। तो ये कह रही है ज्ञानो, जो जेठानी है, जो अनपढ़ है। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, न उसको दिखलाती, गोद में ढककर बैठ जाती, इसलिए कभी नजर न लग जाए। नित्य टोट के ताबीज करती रहती थी। जो कोई सियाना दीवाना आता उसे रुपया दिला मार ले जाता। तो ये किसके हैं? जेठानी के। लाला ने दौलतराम से कहा कि ले लोंडियों ने घर घेर लिया। तो ये सरव सुखलाल है, जो कि दौलतराम के पिता है। और सरव सुखलाल दौलतराम से कह रहे हैं कि जब उसके घर में यानी ज्ञानों को, जब बड़े बहू को यानी जेठानी को जब बेटी पैदा होती है, तो ए भगवान तैने मेरे ऊपर बड़ी दया की, जो लोंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जान देती। नन्हे की सगाई कई जगह से आई। छोटे लाल उसकी बहू ने फेर दी, कहाँ 15-16 का होगा तो विवाह सगाई करेंगे। पर दादी ने कहा तुम क्या गजब कर रहे हो, क्या सयाना हो जाएगा, कौन विवाह सगाई करेगा, लोग कहेंगे जाति में खोट होगा, विवाह नहीं हो रहा। ये दादी कह रही है भाई। देखो लोंडिया ने देखा, देखो इसी
लोंडे ने देखा ही क्या है, क्या जानेगी कि मैं जगत में आई थी, किसी के कोई क्या जाने इसमें क्या क्या आती होगी, इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ ही लोंडे अच्छा खावे पहने, हंसे बोले, गावे बजावे, क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनहगार है, पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं, मुसलमान और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए, अब तो बंगालियों में होने लगा। ये क्या है, ये भाई आनंदी का कथन है, छोटी बहू का कथन है जो पढ़ी लिखी है, और ये अपनी मामा की लड़की कृपी के लिए बोल रही है, जो कि कृपी की क्या है 10 वर्ष में क्या है उसके पति का देहांत हो जाता, वो 10 वर्ष की थी, उसके लिए बोल रही है, पुनर्विवाह के लिए वो कह रही है। रुपया पैसा किसी जाति की नहीं है, रुपए की टीपटाप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह चादर देखे उतने पाँव पसारे। तो भाई ये क्या है, ये हमारा उपन्यास खत्म होता है यहाँ। एक बार इसे आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, पूरा उपन्यास का दिया है, उसके पात्र हैं, उसके कथन है और ये सारांश है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हम 13 के 13 उपन्यास पढ़ेंगे और हमारी यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 21 कहानियाँ हैं, वो कंप्लीट कर दी हमने। इसके साथ हम 1 से लेकर 10 यूनिट कंप्लीट फ्री पढ़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क होंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित पेपर के नोट्स इसमें आपको फ्री मिलेंगे। इसमें आपकी यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हरियाणा की सभी की तैयारी हो जाएगी, और मात्र क्या है 999 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, तो जल्दी ऑर्डर करें और आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो भी निःशुल्क तैयारी अवश्य करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हम क्या है उसके भी नोट्स मिल रहे हैं, संपूर्ण केवीएस को छोड़कर संपूर्ण ऑल टीजीटी पीजीटी के भी नोट्स मिल रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उनका प्राइस अलग से होगा, यानी आपकी जो पीडीएफ है वो पेड होगी, बाकी क्लास आपको निःशुल्क मिल रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।